हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार स्वागत है आपका अपने जीनियस फाउंडेशन इंस्टीट्यूट में। तो इसमें ये वीडियो काफ़ी लंबा रहेगा। इसमें सभी चैप्टर की वीडियो का प्रयास करेंगे कि एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर कवर हो जाएं। जो ITI सेकेंड ईयर ट्रेड इलेक्ट्रीशियन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, जो जुलाई 2023 में जो अब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं 10 तारीख से, उनके लिए पूरे सबके लिए इस वीडियो से 99% सभी क्वेश्चन इसी वीडियो से फंसेंगे और इसी वीडियो से पूरे क्वेश्चन आएंगे। तो जो छात्र नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, और अगर वीडियो को साफ ना चले तो उसकी यूट्यूब पे तो एडवांस सेटिंग में पिक्चर क्वालिटी में जाके उसकी पिक्सल बढ़ा सकते हैं, सेटिंग से आगे कम ज़्यादा कर सकते हैं उसका पिक्चर क्वालिटी में जाके। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपने सामने। पहला क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये आपके सामने पेपर में आएगा, मतलब एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो इस तरीके से पूछा जाएगा पेपर में, 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटर। इसमें जो आंसर दिया है, इसमें सही आंसर इसका सी वाला है, कम्यूटेटर रेजर। सी ऑप्शन इसका सही है। इसमें क्या है, कम्यूटेटर रेजर बोला जाता है इसको। इसकी शक्ल अच्छे से ध्यान रख लेना, इसको कम्यूटेटर रेजर बोलते हैं। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर का नाम क्या है। देखो इसमें इस डीसी जनरेटर का नाम क्या है, मतलब इसमें इधर की साइड में करंट फ्लो हो रहा है और इसमें इस ये वाली वाइंडिंग में करंट इधर की साइड जा रहा है इस तरीके से, और इधर वाली वाइंडिंग में करंट इधर से इधर जा रहा है। तो इस जनरेटर का नाम क्या है। तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल लॉन्ग शंट जनरेटर। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कौन सा जनरेटर हो जाएगा, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। इसको आप चित्र अच्छे से देख लेना, 2-3 बार एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें चलते हैं। इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें इसका जो चौथा क्वेश्चन है, इसमें कवर करते हैं कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए सूत्र क्या है। डीसी जनरेटर में जो ईएमएफ ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो डीसी जनरेटर में जो ईएमएफ ज्ञात करने का सूत्र होता है, इसका सही आंसर सी है। इस जो ईएमएफ उत्पन्न करने का सूत्र ZN अपन 60 × 5 × P/A, जो सी ऑप्शन दिख रहा है इसका वो करेक्ट आंसर है। 5ZN बटे में 60 × 5 × P/A बोल्ट। और ईएमएफ का मात्रक क्या होता है, यहाँ से अच्छे से देख लेना। आपका ईएमएफ का जो मात्रक होता है वो बोल्ट होता है। क्लियर हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन है, ईएमएफ की गणना करने के लिए सूत्र क्या है एक डीसी मोटर में। अब जो 5वां क्वेश्चन है इसमें डीसी मोटर की पूछ रहा है। डीसी मोटर में ईएमएफ ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो डीसी मोटर में जो ईएमएफ का जो ज्ञात करते हैं वो सूत्र होता है आर्मेचर का बैक ईएमएफ। मतलब इसका जो सी ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का 5वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन इसका सही होगा। EB बराबर होता है V - IA/RA। IA मतलब आर्मेचर करंट, RA मतलब आर्मेचर का रेजिस्टेंस वोल्ट में। तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। बैक ईएमएफ का यहाँ से डीसी मोटर में ईएमएफ ज्ञात करने का सूत्र सी ऑप्शन इसका सही है, V - IA/RA। और अगर यहाँ से पूछ लिया जाए कि डीसी मोटर में और डीसी जनरेटर में बैक ईएमएफ ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो बैक ईएमएफ जो डीसी मोटर में ईएमएफ ज्ञात करने का सूत्र होता है वही डीसी जनरेटर में बैक ईएमएफ ज्ञात करने का सूत्र होता है। और अगर ओनली इतना पूछ ले कि डीसी जनरेटर में ईएमएफ गणना करने का सूत्र क्या है, तो 5 सी ऑप्शन इसका दिख रहा होगा। चौथा क्वेश्चन का बात कर रहा हूँ मैं। सी ऑप्शन इसका दिख रहा होगा ZN बटे 60 × 5 × P/A बोल्ट। क्लियर। अगला क्वेश्चन है,
डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? जो एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर आएगा डी, पोल शू। क्लियर? ये भी अच्छा क्वेश्चन 2-3 बार आया है। 7वां क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर का नाम क्या है? जो डीसी जनरेटर जो दर्शाया गया है, इसका नाम क्या है? तो इस डीसी जनरेटर का नाम है अलग से उत्तेजित जनरेटर, मतलब सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। इसका सही आंसर रहेगा, जो सही आंसर इसका रहेगा 7वें कौन सा? डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। सेपरेटरी एक्साइटेड जनरेटर है, अलग से उत्तेजित जनरेटर। तीनों को 7 ही क्वेश्चन इसके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इसमें 8वां क्वेश्चन को देखना है और जूम कर लेते हैं। 8वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को? तो जनरेटर को क्या करते हैं, हाथ से घुमाते हैं, तो वो मतलब क्या कौन सा है, स्टार्टिंग में हाथ से घुमाते हैं तो घूमता है, तो उसको बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत मतलब क्वेश्चन कहने का यह है जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो जनरेटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को जो परिवर्तित करते हैं वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत, डी ऑप्शन मतलब इसका सही आंसर है। जनरेटर के द्वारा किस ऊर्जा को, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। 9वां क्वेश्चन है डीसी जनरेटर फील्ड पोल का नाम क्या है? जो डीसी जनरेटर में जो फील्ड पोल जो दर्शाए गए हैं, इसका नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर है डी वाला ऑप्शन इसका है, संचय यौगिक जनरेटर। इसकी शक्ल अच्छे से ध्यान रखना, इसको संचय यौगिक जनरेटर बोला जाता है, संचय यौगिक जनरेटर। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, संचय यौगिक जनरेटर। अगला क्वेश्चन है डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है? डीसी मतलब डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है? मतलब डीसी जनरेटर जो होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो डीसी जनरेटर जो सिद्धांत पर काम करता है, इसका जो सही ऑप्शन है डी वाला। 10वां क्वेश्चन, डी ऑप्शन इसका सही है, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करता है। ये बात अच्छे से ध्यान रखना, डीसी जनरेटर जो होता है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करता है। 11वां क्वेश्चन है गतिज रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? गतिज रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? तो इसका जो ऑप्शन दिख रहा है सी, वो ऑप्शन इसका सही रहेगा, सी वाला। BL कह दो चाहे BBL कह दो, BBL साइन थीटा वोल्ट। तो गतिज रूप से प्रेरित ईएमएफ का सूत्र क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही रहेगा 11वें क्वेश्चन का, BLV साइन थीटा वोल्ट में। 12वां क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो ये अच्छे से ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए जो करते हैं वो करते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। क्लियर हो गया होगा, ये बात समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है? ये अच्छा क्वेश्चन है। डीसी जनरेटर का ये जो भाग है इसका नाम क्या है? तो इसका जो ऑप्शन है बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ईयोक। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा, ईयोक, या फ्रेम भी बोल सकते हो आप इसको। पूछ ले ये बना क्या होता है? तो ये कास्ट स्टील या कास्ट आयरन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन है 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं? डुप्लेक्स मतलब 2 कह रहा है। 4 पोल डीसी जनरेटर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग कितने होते हैं? तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा, जो है 8। डुप्लेक्स की बात करी जाए तो 4 का गुणा 2 से कर दो, ट्रिपलेक्स का किया जाए तो 3 का गुणा कर दो 4 में, तो 4 दूनी 8। तो 8 क्या हो गए? समांतर रास्ते हो गए या समांतर पथ हो गए। 15वां क्वेश्चन है डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है? ये जो भाग का नाम दर्शाया गया है इसको आप अपनी दिमाग की शक्ल में अच्छे से नोट कर लेना। इसका जो ऑप्शन है डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, आर्मेचर कोर लेमिनेशन। आर्मेचर की कोर है जो कैसी है? लेमिनेशन
है। 16वां क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। तो डीसी जनरेटर में जो इंटरपोल जुड़े होते हैं वो आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़े होते हैं, मतलब ए ऑप्शन इसका सही है कि आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़े होते हैं। 16वां क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 17वां क्वेश्चन की बात करेंगे अपन इसमें। 17वां क्वेश्चन जो है, एक उत्तेजित डीसी जनरेटर में अपशिष्ट चुंबक की आवश्यकता क्यों होती है। एक उत्तेजित डीसी जनरेटर में अपशिष्ट चुंबक की आवश्यकता क्यों होती है। तो ऑप्शन इसका जो रहेगा ए रहेगा सही आंसर कि वोल्टेज का निर्माण करने में, वोल्टेज का निर्माण करने के लिए उत्तेजित डीसी जनरेटर अपशिष्ट चुंबक की आवश्यकता होती है वोल्टेज का निर्माण करने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है कि डीसी मशीनों में, अब डीसी मशीन की बात आ गई है यहाँ पर। तो डीसी मशीन में क्या में बात आ गई है तो समझ लेना वो डीसी जनरेटर भी हो सकता है और डीसी मोटर भी हो सकती है। तो डीसी मशीनों में वे कौन से दो बिंदु होते हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोधों को मापते हैं। तो इसका जो सी ऑप्शन आपको दिख रहा है, सी वाला, कौन सा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन कह रहा है ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध। तो डीसी मशीनों में कौन से दो बिंदु जहाँ ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं, तो ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध। 19वां क्वेश्चन है किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। ये जो वोल्टेज ड्रॉप दर्शाया गया है चित्र में वो किसका वोल्टेज दर्शाया गया। तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। जो सी ऑप्शन क्या है, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। अच्छे से इस चित्र को दिमाग में नोट कर लेना, जो क्या हो जाएगा आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। 20वां क्वेश्चन है यदि शंट फील्ड को आर्मेचर के साथ समांतर में जोड़ा तो यौगिक जनरेटर का नाम क्या होगा। डीसी यदि शंट फील्ड को आर्मेचर के साथ समांतर में जोड़ दिया जाए। 20वां क्वेश्चन है यदि शंट फील्ड को आर्मेचर में समांतर में जोड़ा जाए तो यौगिक जनरेटर का नाम क्या होगा। तो उसका जो जनरेटर का नाम होगा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा लघु शंट यौगिक। क्वेश्चनों को अच्छे से समझते जाना ध्यान से और अपने दिमाग में अच्छे से गौर करके देखते जाना और समझते जाना। अगर वीडियो साफ ना चले तो एडवांस सेटिंग में जाकर उसकी पिक्चर क्वालिटी को क्लियर कर लिया करो। तो यदि शंट फील्ड को आर्मेचर के साथ समांतर में जोड़ा जाता तो यौगिक जनरेटर का नाम क्या है। तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा लघु यौगिक, लघु शंट यौगिक। क्लियर। अब 21वां क्वेश्चन है, 21वां जो क्वेश्चन है उसको समझना ज़रा। 21वां जो क्वेश्चन है क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित होते हैं। डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर कोर लगी रहती है, पटलित मतलब पत्तियाँ चिपकी रहती हैं जो जिसमें बाइंडिंग फंसाई जाती है, वो पटलित क्यों होते हैं। तो भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। क्लियर। कौन सा, डी ऑप्शन, भंवर धारा हानि कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है 22वां डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है। डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सही बी वाला, बी ऑप्शन इसका सही रहेगा कि आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करें। 23वां क्वेश्चन है डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में क्यों चलाना चाहिए। डीसी जनरेटर जो है घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला, घड़ी की दिशा में डीसी जनरेटर को इसलिए चलाना चाहिए कि अपशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करे। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अपशिष्ट चुंबक की रक्षा करे। अगला क्वेश्चन है 24वां बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। तो सी ऑप्शन इसका जो है सही हो जाएगा, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करने के लिए, या आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करें। इसलिए क्या करते हैं, डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करें। अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन है डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का कारण क्या है। कोई डीसी जनरेटर है वो वोल्टेज नहीं बना रहा, विफल हो रहा, तो इसका कारण क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा
कि फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध के ऊपर है। फील्ड वाइंडिंग का जो प्रतिरोध है वो क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है, इसलिए डीसी जनरेटर का वोल्टेज बनाने में असफल रहता है। अगला जो क्वेश्चन है, जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर में जुड़ा है। आर्मेचर के समांतर में जुड़ा है तो सीधी सी बात है, इसको शंट जनरेटर बोलेंगे। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, शंट जनरेटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन है। 27वां क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है। तो डीसी मतलब डीसी जनरेटर में जो पोल शू लगाए जाते हैं उन्हें क्यों लगाए जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन दिख रहा है डी वाला, एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाने के लिए। एयर गैप मतलब हवा का जो गैप होता है उसमें जो फ्लक्स को है उसको समान रूप से फैलाने के लिए, क्योंकि जितना फ्लक्स घटेगा उतना ही वोल्टेज बनेगा, तो फ्लक्स को समरूप फैलाने के लिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में स्प्लिटरिंग का क्या कार्य है। डीसी जनरेटर में स्प्लिटरिंग क्यों लगी रहती है। तो डीसी जनरेटर में जो स्प्लिटरिंग लगी रहती है धारा को एक दिशा में एकत्रित करने के लिए। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, धारा को एक दिशा में एकत्रित करने के लिए। 29वां क्वेश्चन है, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो ब्रश बनाने के लिए जो ऑप्शन है इसमें बी वाला, कार्बन और ग्रेफाइट। जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए कार्बन और ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। 30वां क्वेश्चन है, क्यों डीसी जनरेटर अपने अपशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं। तो डी ऑप्शन इसका दिख रहा होगा कि रोटेशन की दिशा अक्सर बदल कर। अगर रोटेशन मतलब घूमना, जनरेटर की जो घूमना, अगर घूमने की दिशा अक्सर अगर बदलते रहे तो क्या हो जाएगा, डीसी जनरेटर अपशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं। 31वां क्वेश्चन है, एक जनरेटर के योक और ध्रुव के मध्य से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। तो बी ऑप्शन इसका दिख रहा होगा, आर्मेचर कोर। तो आर्मेचर कोर के माध्यम से ही जनरेटर में जो होता है चुंबकीय सर्किट पूरा होता है। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों होता है। तो ए ऑप्शन इसका दिख रहा है आपको, जो ए ऑप्शन है इसका आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। डीसी जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों होता है। तो आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण वोल्टेज कम होता है। अगला क्वेश्चन है इसमें 33वां क्वेश्चन है, लंबी दूरी। 33वां जो क्वेश्चन है कि लंबी दूरी वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। वितरण लाइन मतलब लाइट फैलाने के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है लंबी दूरी के लिए। तो डी ऑप्शन उसका दिख रहा होगा, संचयी यौगिक जनरेटर। डी ऑप्शन इसका सही है, संचयी यौगिक जनरेटर। ये मान के चलना, ये वीडियो बहुत वेरी मोस्ट रहेगी, इसमें अपन कवर करेंगे कि पूरे से पूरे चैप्टर इसी के अंदर आ जाए। 34वां क्वेश्चन है, जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। 34वीं क्वेश्चन की बात चल रही है ये, जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन इसका दिख रहा होगा, डी वाला। डी ऑप्शन इसका सही है, रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए क्या करते हैं, इंसुलेशन का जो प्रतिरोध उसको अच्छा बनाने के लिए क्या करते हैं, रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला 35वां क्वेश्चन है, अपशिष्ट चुंबक के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है। अपशिष्ट चुंबक के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अलग से उत्तेजित जनरेटर मतलब सेपरेटरी एक्साइटेड जनरेटर। सेपरेटरी एक ऐसा जनरेटर है, अलग से उत्तेजित जनरेटर, जो अपशिष्ट चुंबक के अभाव में ही काम करेगा। अगर अपशिष्ट चुंबक नहीं होगी तो ये जनरेटर क्या है, काम नहीं करेगा। 36वां क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन। आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार का जनरेटर उपयोग किया था। तो ऑप्शन इसमें दिख रहा होगा सी,
सी ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आर्क वेल्डिंग में जो जनरेटर उपयोग करते हैं विभेदक यौगिक जनरेटर करते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर या विभेदक यौगिक जनरेटर का प्रयोग करते हैं। और 37वां क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में तरंग बाइंडिंग की विशेषता क्या है। तरंग मतलब होता है वेव बाइंडिंग। तो वेव बाइंडिंग में क्या होता है, वोल्टेज अधिक मिलता है और करंट कम मिलता है। तरंग मतलब होता है, तरंग हिंदी शब्द है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेव। तो वेव बाइंडिंग बाद से वोल्टेज ध्यान रखो। तो वेव बाइंडिंग में क्या होता है, बाद से वेव और बाद से वोल्टेज। तो वोल्टेज ज़्यादा रहेगा और करंट कैसा रहेगा, कम। तो इसका जो ऑप्शन दिख रहा है सी ऑप्शन इसका सही है। तो मतलब कम धारा उच्च वोल्टेज, जहाँ ज़्यादा वोल्टेज रहता है वहाँ हमेशा करंट का मान कम रहता है और जहाँ करंट का मान ज़्यादा रहता है वहाँ वोल्टेज का मान कम होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। अगर यहाँ ये पूछ लिया जाए, यही क्वेश्चन में 37वें क्वेश्चन अगर घुमा दिया जाए कि डीसी जनरेटर में लैप बाइंडिंग में की विशेषता क्या है, तो लैप बाइंडिंग में करंट का मान ज़्यादा होता है, वोल्टेज का मान कम होता है। तो यहाँ पर बात हो रही है वेव बाइंडिंग की, मतलब तरंग बाइंडिंग की। तो तरंग बाइंडिंग में क्या होता है कि वोल्टेज ज़्यादा रहता है और करंट कम रहता है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्लियर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 38वां क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है। जो प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है, क्यों लगाया गया है। इसका जो ऑप्शन दिख रहा है डी वाला, धारा दिशा आसानी से पलटने के लिए, धारा दिशा आसानी से पलटने के लिए। 39वां क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है। डीसी जनरेटर में जो पोल शू बनाए जाते हैं वो ठोस क्यों बनाए जाते हैं। तो डी ऑप्शन इसका है चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को कम करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला। कौन सा, चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को कम करने के लिए। 40वां क्वेश्चन है बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर के योग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका जो दिख रहा है रोल्ड स्टील। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो रोल्ड स्टील का प्रयोग किया जाएगा, रोल्ड स्टील का प्रयोग किया जाएगा। अब जो अगला क्वेश्चन है 41वां क्वेश्चन को देखना अच्छे से। डीसी जनरेटर में किस प्रकार के वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होते हैं। तो सी ऑप्शन इसका दिख रहा होगा। डीसी जनरेटर में जो ईएमएफ प्रेरित होते हैं वो होते हैं गतिशील ईएमएफ प्रेरित होते हैं। सी ऑप्शन इसका है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। डीसी जनरेटर में किस प्रकार के वोल्टेज गतिशील होते हैं। तो सी ऑप्शन है प्रत्यावर्ती वोल्टेज। अब है 43वां क्वेश्चन है एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का नाम क्या है। एक्स के रूप में जो स्लॉट दर्शाया गया है, ये जो इतनी चीज़, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा इसमें, इसका जो सही आंसर रहेगा वो है ये ऑप्शन इसका दिख रहा है, ये ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। यानी कि कुंजित तरीका ठीक करने के लिए जो दर्शाया गया है, कुंजित तरीका ठीक करना। क्लियर। अगला क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है। डीसी जनरेटर में जो फील्ड कॉइल लगी रहती है उसका उद्देश्य क्या है। तो कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना। यानी कि सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। 44वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना। अगला क्वेश्चन है इसमें 45वां क्वेश्चन देखना आप। 45वां क्वेश्चन जो है वो कह रहा है बड़े डीसी जनरेटर की मशीनों के पोल बनाने के लिए, ये क्वेश्चन पहले भी निकल गया, बड़े डीसी जनरेटर के मशीनों के पोल बनाने की बात चल रही है यहाँ पर। तो पोल जो बनाए जाते हैं वो डलवा इस्पात से या कास्ट स्टील से बनाए जाते हैं। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा, सी। अगला क्वेश्चन है क्यों पोल कोर स्टम्पिंग डीसी जनरेटर में प्रचलित होते हैं।
क्यों पोल कोर स्टैम्पिंग डीसी जनरेटर में पटलित होते हैं? तो सी ऑप्शन इसका दिख रहा है। वो डी ऑप्शन, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। पटलित मतलब क्या होता है, जो कोरें होती हैं वो एक के ऊपर एक करके बिछाई जाती हैं। तो वो क्यों करी जाती हैं ऐसी? भंवर धारा हानि को कम करने के लिए, एडी करंट को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है 47वां, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो जनरेटर का उपयोग करते हैं, ये वाला उपयोग करते हैं शंट जनरेटर। ये ऑप्शन इसमें दिख रहा होगा, शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं क्या में? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के कार्य में। 48वां क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या? मतलब डीसी जनरेटर के अंदर जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग की जाती है वो क्यों की जाती है? तो सी ऑप्शन इसका है 48वें क्वेश्चन का, 48 का जो ऑप्शन है वो सी है सही आंसर। ये चुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर कर देता है। तो डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? कि विचुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर कर देता है। अगला 49वां क्वेश्चन है, यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध के मान से ऊपर है तो प्रभाव क्या पड़ता है एक डीसी जनरेटर में? मतलब शंट फील्ड वाइंडिंग का, शंट फील्ड का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? मतलब सी आंसर इसका सही हो जाएगा, जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल हो जाएगा। अगला 50वां जो क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे। 50वां जो क्वेश्चन रहेगा इसका है, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है? डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है? तो बी ऑप्शन इसका दिख रहा होगा, आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। डीसी जनरेटर आर्मेचर प्रतिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या हो जाता है? वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। अब जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको 51वां क्वेश्चन, कि सिंप्लेक्स वेव बाउंड आर्मेचर के साथ 4 पोल डीसी जनरेटर में 1020 कंडक्टर हैं और 1500 आरपीएम की गति करता है, संचार करता है। तो पोल को ये, तो इसका सी आंसर है। इसका तो आंसर ही रट लेना आप 375, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है ऐसा ही कैसा। 2 जुलाई 2022 में भी आया था, अगस्त 2022 में, और सप्लीमेंट्री में भी आया था। तो इस तरीके से डीसी जनरेटर ख़त्म हो गया। अब इसमें ही फिर अपन जो अगला चैप्टर अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, यहीं से अपन निकाल लेते हैं उसको, अगले चैप्टर को, डीसी मोटर। डीसी मोटर को अपन कवर करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो डीसी मोटर, तो आर्मेचर बाइंडिंग, हाँ, आर्मेचर बाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आर्मेचर बाइंडिंग का जो प्रतिरोध मापा जाता है वो केल्विन ब्रिज के द्वारा मापा जाता है। डी ऑप्शन इसका सही है, केल्विन ब्रिज के द्वारा मापा जाता है। पूछ लिया जाए कि आर्मेचर बाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो केल्विन ब्रिज का। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर बाइंडिंग परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सी ऑप्शन इसका जो दिख रहा है वो है आंतरिक ग्राउलर। आंतरिक ग्राउलर के द्वारा क्या किया जाता है? शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर बाइंडिंग का परीक्षण करते हैं। आर्मेचर बाइंडिंग का परीक्षण करते हैं। डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का नाम क्या है? ये जो विधि दर्शाई गई है ये कौन सी विधि दर्शाई गई है डीसी मोटर की? तो इसकी जो विधि दर्शाई गई है इसका जो सही आंसर है डी है, कि आर्मेचर डायवर्टर विधि। इसको चित्र को अच्छे से दिमाग में सेट कर लो कि ये कौन सी विधि है, आर्मेचर डायवर्टर विधि। चौथा क्वेश्चन है, जिस शील्ड कॉइल के लिए, मतलब फील्ड कॉइल के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है? तो फील्ड कॉइल के जो लिए जो तार का उपयोग करते हैं वो करते हैं सुपर एनेमल वायर। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा, सुपर एनेमल तांबे का तार। सुपर एनेमल तांबे का तार।
अगला क्वेश्चन है डीसी जनरेटर, डीसी मोटर गति की गणना करने के लिए सूत्र क्या था। डीसी मोटर में गति किस सूत्र से की जाती है। ए ऑप्शन जो इसका दिख रहा है एन बराबर क्या है, EV बटा फाई। इसको इसके द्वारा क्या करते हैं डीसी मोटर में, की गति की गणना करने का सूत्र है एन बराबर EV बटा फाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठवां क्वेश्चन उसमें पढ़ेंगे अब। छठवां क्वेश्चन पढ़ेंगे 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में इम्प्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं। 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर की इम्प्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर पथ होते हैं। तो ए ऑप्शन इसका है 2 समांतर पथ होते हैं। 7वां क्वेश्चन है डीसी मोटर में आर्मेचर की घूर्णन दिशा कौन से नियम से निर्धारित होती है। डीसी मोटर में आर्मेचर की घूमने की दिशा, बात चल रही है मोटर की, कौन सी डीसी मोटर की आर्मेचर की घूमने की दिशा कौन से नियम से निर्धारित होती है। तो सी ऑप्शन इसका दिख रहा होगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। अब है 8वां क्वेश्चन, डीसी मोटर का नाम क्या है। जो डीसी मोटर दर्शाई गई इसका नाम क्या है। शंट मोटर है ये, कौन सी है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा डीसी शंट मोटर, डीसी शंट मोटर। फिर है अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है। तो डीसी मोटर में जो करंट की दिशा कहते हैं वो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 9वें क्वेश्चन का। डीसी मोटर में करंट की दिशा, तो करंट की दिशा अगर डीसी मोटर में पूछ रहा है तो वो ज्ञात करी जाएगी कैसे। डी ऑप्शन से ज्ञात की जाएगी, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से ज्ञात की जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है डीसी मोटर के प्रकार के नाम दें। जो डीसी मोटर है वो कौन से प्रकार की है। तो ये जो डीसी मोटर दर्शाई गई है 10वां क्वेश्चन है वो शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान से देखो, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर दर्शाई गई है। अगर ऐसा चित्र आ जाए तो समझ लेना कि शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर है। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया। कह रहा है उपकरण का नाम क्या है। ये जो उपकरण दर्शाया गया इसका नाम क्या है। तो इसको बोलते हैं बाहरी ग्राउलर। इसको क्या बोलते हैं, बाहरी ग्राउलर। 12वां क्वेश्चन है यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो बाइंडिंग का नाम क्या है। पोल पिच कॉइल पिच से कम है तो बाइंडिंग का नाम क्या है। तो डी ऑप्शन इसमें दिख रहा होगा शॉर्ट कार्टेज बाइंडिंग। कौन सी, शॉर्ट कार्टेज बाइंडिंग। 13वां क्वेश्चन है डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है। डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर से मतलब 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोध का काम क्या है। तो होल्डिंग प्रतिरोध का जो काम रहता है वो ऑप्शन ए इसका सही है। होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करें। होल्डिंग कॉइल में क्या है, करंट को सीमित करें। अगला क्वेश्चन है 14वां कि डीसी सीरीज मोटर की किस विधि, डीसी सीरीज 14वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन में किया जाता है। मतलब जो बिजली से चलने वाली जो ट्रेनें होती हैं वो उसकी मोटर को कंट्रोल करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो ये ऑप्शन इसका हो जाएगा सही, यानी कि फील्ड डाइवर्टर विधि। पहली चीज़ तो ये याद रखो कि इलेक्ट्रिक ट्रेन मतलब जो ट्रेनें होती हैं उसमें कौन सी मोटर लगी रहती है। तो डीसी सीरीज मोटर लगी रहती है। अब उस मोटर की स्पीड को कम ज़्यादा करना है तो ऑप्शन इसमें दिख रहा है ए वाला, फील्ड डाइवर्टर विधि इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, फील्ड डाइवर्टर विधि।
अगला क्वेश्चन है 13वां, DC 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है? तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसका कौन सा? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करें। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कि DC सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन में किया जाता है? ये तो हो ही गया, फील्ड डाइवर्टर विधि। DC शंट फील्ड कॉइल को DC 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है? तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। शंट फील्ड, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। शंट फील्ड खड़े होने की स्थिति में मोटर सुरक्षित रखें। अगला जो क्वेश्चन है इसमें 16वां क्वेश्चन है, DC मिश्रित मोटर में, मतलब DC मिश्रित मोटर में, DC मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलना केवल क्षतिपूर्ति, केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदली जाती है? DC मोटर में आर्मेचर दिशा को बदलकर केवल घूर्णन दिशा क्यों बदली जाती है? तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आर्मेचर मोटर की विशेषताओं को बनाए रखने के लिए। 17वां क्वेश्चन है इसमें, DC शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधि प्रदान की जाती है? DC शंट मोटर की बात हो रही है, सामान्य गति से नीचे, मतलब जो नॉर्मल स्पीड रहती है उससे कम स्पीड के लिए। सी हो जाएगा आर्मेचर कंट्रोल मेथड, मतलब आर्मेचर नियंत्रण विधि। कौन सी कुछ अलग सामग्री श्रेणी बी के अंतर्गत आती है? तो ब्रश जो है सही आंसर हो जाएगा। कौन सी कुछ अलग सामग्री श्रेणी बी में आती है? तो फाइबर ग्लास, सी ऑप्शन इसका दिख रहा है, फाइबर ग्लास। अब श्रेणी एफ इंसुलेशन का नाम क्या है? श्रेणी एफ का जो इंसुलेशन होता है वो 155 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 155 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि DC नियंत्रण गति के लिए किस प्रकार की DC मोटर उपयोग की जाती है? निरंतर गति ड्राइव के लिए, मतलब गति नियंत्रण चल रही है वही में क्या है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा 21 वाले का, DC संचयी यौगिक मोटर। DC संचयी यौगिक मोटर। अब है गति नियंत्रण का कौन सा तरीका DC श्रेणी मोटर में रेटेड गति के नीचे गति मिलती है? नीचे गति मिलती है रेटेड गति को आर्मेचर डाइवर्टर विधि। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसका 23वां, DC मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिट ब्रश आवश्यक क्यों होते हैं? तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। कम्यूटेटर खंड में स्पार्किंग कम करें। अगला क्वेश्चन सीरीज जनरेटर, सीरीज मोटर में से सीरीज मोटर बिना लोड के आरंभिक उच्च बल गुण और गति क्यों पैदा करती है? सीरीज मोटर के लिए आंतरिक आरंभिक उच्च बल गुण क्यों देती है? तो ए ऑप्शन इसका सही है, वैक्यूम की अनुपस्थिति के कारण। अगला जो क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है 27वां, नहीं 27 पहले 26वां देख लो या 25वां भी देख सकते हो। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघु पतित क्यों किया जाता है? तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए, घूमने की। डीसी स्टार्टर से के प्रतिरोध का शुरू करने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यूरे का। अब है किस प्रकार की आर्मेचर बाइंडिंग का चित्रण किया गया? जो आर्मेचर बाइंडिंग दर्शाई गई है वो किस प्रकार की दर्शाई गई है? तो डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग दर्शाई गई है। अच्छे से ध्यान रखना है, इसको क्या बोलते हैं? डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग, डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग बोलेंगे। आर्मेचर के लिए कौन सा ग्रह परीक्षण है? तो इसको बोलते हैं खुली कुंडली परीक्षण, खुली कुंडली परीक्षण। अगला क्वेश्चन है 29वां, क्वेश्चन है डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे गति प्राप्त करने के लिए कौन सी नियंत्रण गति प्रयोग की जाएगी? तो डी ऑप्शन इसका सही जाएगा, वाइल्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण। किस मोटर में विशेषता पाई जाती है? जो कौन सी मोटर में विशेषता पाई जाती है? फिक्स है जो क्वेश्चन। तो ऑप्शन इसका सही क्या हो जाएगा, सी वाला, संचय यौगिक मोटर। अगला क्वेश्चन है कि डीसी सीरीज मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षेत्र समांतर विधि या फील्ड समांतर विधि बोल सकते हैं इसको। कतरनी मशीनों के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर प्रयोग की जाती है? तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा, संचय यौगिक मोटर कतरनी मशीनों के लिए उपयोग की जाती है। डीसी मोटर के लिए इन्वर्टर, डीसी मोटर के लिए स्टार्टर से क्या आवश्यकता है? तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा, आर्मेचर करंट को सीमित, आर्मेचर करंट को सीमित। पैंतीसवां क्वेश्चन है आर्मेचर बाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बी वाला ऑप्शन है, ग्राउलर का प्रयोग किया जाता है। 35वें क्वेश्चन का बी। अगला क्वेश्चन है इसमें 37वां, त्रिबिंदु स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े एनवीसी का उद्देश्य क्या है? तो डी ऑप्शन से या गति में वृद्धि को रोकने के लिए। जो क्या है कि 3 पॉइंट स्टार्टर होता है, इसमें एनवीसी मतलब नो वोल्ट कोयल क्यों लगी रहती है? तो वो लगी रहती है गति में वृद्धि को रोकने के लिए। 38वां क्वेश्चन है भारी भार के लिए 38वां क्या है, भारी भार के अचानक भरत करने के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? संचय यौगिक जनरेटर का प्रयोग किया जाएगा। भारी भार भरत करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, संचय यौगिक मोटर। 39 क्वेश्चन है कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक गति तक एक आसान बदलाव प्रदान करता था? डी वाला ऑप्शन इसका सही जाएगा, लियोनार्ड सिस्टम वितरण। 40वां क्वेश्चन है बाइंडिंग में टैप का उद्देश्य क्या है? तो बाइंडिंग में जो टैप लगाया जाता है
टैप का उद्देश्य क्या है? सी ऑप्शन इसका हो जाएगा कंडक्टर प्लेट। 41वां क्वेश्चन है, किस प्रकार के डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच मतलब बैक ईएमएफ पीछे पिच आईवी से अधिक है? तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा एट्रोसिव बाइंडिंग। 42वां क्वेश्चन है, चार ध्रुव डीसी मोटर में आसन्न ध्रुवों की विपरीत ध्रुवता कैसे पता करें? तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा धारा प्रवाह को अलग दिशा में बहाना। अगला क्वेश्चन है, रिबाइंडिंग प्रक्रिया में एक किया क्या गया है? तो सी ऑप्शन इसका सही है वेवेज को काटना है। इसके द्वारा क्या कर रहा है? वेवेज को काट रहे हैं। किस प्रकार की आर्मेचर बाइंडिंग का चित्रण किया गया है? जो कौन सी आर्मेचर बाइंडिंग है? तो सी ऑप्शन इसका सही जगह प्रगतिशील लैप बाइंडिंग। प्रगतिशील लैप बाइंडिंग का वो है इसमें। 45वां क्वेश्चन है, डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे करते हैं? डीसी कंपाउंड मोटर की घूर्णन की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर। अगला क्वेश्चन है, बाइंडिंग में टैप का उद्देश्य क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर करंट कंडक्टर लपेटें। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बाइंडिंग दोष इस परीक्षण में किया गया है? तो खुली बाइंडिंग दोष परीक्षण, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 48वां, किस प्रकार के डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग वोल्टेज लोड पर नियत गति से संचालित किया जाता है? किस डीसी मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जाता है? ऐसी कौन सी डीसी मोटर है? तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा संचय लंबे शंट मोटर। 49वां क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर और 9 वोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो है डी वाला। डी वाला के शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में। 50वां क्वेश्चन है, चार पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है? तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा एनबीसी, मतलब वो इसमें लिखिए एनटीसी नहीं, वो एनबीसी है। तो एनबीसी में धारा का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जो आंसर रहेगा वो ए रहेगा कि एनटीसी के में धारा समा। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया। 2 चैप्टर डीसी मोटर डीसी जनरेटर। इस वीडियो को अच्छे से देख लेना और समझ लेना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।